फिनलैंड के बारे में कंप्लीट जनरल ओवरव्यू दूंगा। आप यहाँ से विद फैमिली मूव कर सकते हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड सेपरेट एप्लीकेशन। फिनलैंड में स्कॉलरशिप्स की कितनी टाइप्स होती हैं। आपका एडमिशन हो गया है, आप अपनी फैमिली को उठाओ और यहाँ से फिनलैंड मूव कर जाओ। टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। बैंक स्टेटमेंट कितनी है, अपॉइंटमेंट किस तरह से हासिल कर सकते हैं, आपको 50% ऑफ कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है। अपनी वो यूनिवर्सिटीज कभी भी नहीं चूज करनी। वीज़ा 100% है। फिनलैंड वीज़ा नहीं रोकता। मैं तो फिनलैंड कहता भाई तो खुला काम कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जुमा मुबारक। आज मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं फिनलैंड के बारे में कंप्लीट जनरल ओवरव्यू दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये है कि आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें मैं बताऊँगा कि फिनलैंड में स्कॉलरशिप्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको वो कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी है। इसमें मैं अपॉइंटमेंट का आपको सबसे जो मेन इशू चल रहा है फिनलैंड का, उसके बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं फैमिली के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फिनलैंड आपको पता है कि हॉट डेस्टिनेशन इस तरह से है कि वो स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा दे रहा है और आप यहाँ से विद फैमिली मूव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट गाइड है, एक कंप्लीट ओवरव्यू है। ये वीडियो ना दो किस्म के लोगों के लिए। पहले वो लोग हैं जो कि मेरी ऑडियंस है, जो कि फ़िनलैंड मूव करना चाह रही हैं, या तो सिंगल एप्लीकेंट बन के या विद फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये वीडियो उनके लिए है, उनके लिए ये प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा ये वीडियो देख के, जिस किस्म की मैं इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिस फ्लो के साथ मैं इसमें बताऊंगा। दूसरा ये उन किस्म के लोगों के लिए है भाई, जो कि आज से 4-5 साल पहले मुझे कहते थे कि मोइस तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आज मोइस शुक्र है अल्लाह का फिनलैंड में बैठा हुआ है स्कॉलरशिप के ऊपर। तो उन सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि बट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और अल्लाह की लाठी बहुत बे आवाज़ होती है। तो बाकी देखो, आज मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरी नेचर वैसी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़िनलैंड में स्कॉलरशिप्स कितने किस्म की होती हैं। सबसे पहले आ जाती है फ़िनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि मुझे ऑफ़र हुई है। अब फ़िनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ना, वो डिपार्टमेंट के एक ही स्टूडेंट को मिलती है। फॉर एग्जांपल मेरा डिपार्टमेंट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। उसके अलावा टेम्पल यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एमबीए का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ऑटोमेशन का। तो मतलब कि हर डिपार्टमेंट में एक जो स्टूडेंट है जो सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, जो सबसे टॉप मेरिट के ऊपर है, उसको फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरी स्कॉलरशिप है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिस पे आपकी फ़ीस वेव हो जाती है। सारी फ़ी वेवियर आपको मिलता है 2 सालों का। जो बंदा उनकी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर नहीं आता, बट वो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे होता है, उसकी वो फ़ीस माफ़ कर देते हैं, उसको वो फ़ीस वेवियर दे देते हैं पूरा। अब जैसे कि हमारी फ़ीस है 1 साल की 12,000 यूरो, तकरीबन पाकिस्तानी 36 लाख रुपए बनते हैं। तो 2 सालों की मिला के आई थिंक 72 या 73 लैक्स बनती है। तो ये आपकी वेव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। थर्ड स्कॉलरशिप आ जाती है इसमें, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। अब अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप क्या है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ध्यान से सुननी है। अब जो बंदा उनकी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है, जो बंदा उनकी मेरिट लिस्ट में नहीं है, बट यूनिवर्सिटी को लगता है कि यार ये बंदा कैपेबल है, अगर ये आता है तो ये हमारी रिसर्च को आगे लेके जा सकता है, ये वर्क कर सकता है, तो यूनिवर्सिटी ने उसके लिए भी एक ऑफ़र रखी हुई है। यूनिवर्सिटी उसको कहती है कि अगर आप 1 से 1.5 वीक में, आई थिंक इतना ही टाइम होता है, अगर आप इस वीक में फ़ीस जमा करवाना चाहते हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तो हम आपको 50% ऑफ कर देते हैं। कितनी अच्छी बात है। बट ये है कि इसकी टाइम लिमिटेशंस होती हैं, आपको 1 से 1.5 वीक के अंदर अंदर अपना काम करना पड़ता है। तो ये 3 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की। बैचलर्स वालों, आपने अगर यहाँ पे आना है स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो आपको आपकी जो मैट्रिक और इंटर की सनद है, जो सर्टिफिकेट है, वो आईपीसीसी से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, साथ उसकी 2 फ़ोटो कॉपीज़। सेम एज इट इज़ अगर एक बच्चा मास्टर्स के लिए आ रहा है, उसको एचईसी से अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी पड़ेगी, साथ 2 फ़ोटो कॉपीज़। अब फ़ोटो कॉपीज़ का सिनेरियो ये होता है कि हमारी जब स्टडी प्लेस हमें ऑफ़र होती है, हमें एडमिशन ऑफ़र होता है, तो हमने उसको फिर कंफर्म करना होता है और अपनी एजुकेशन की वेरिफिकेशन करवानी होती है। वो इस तरह से होती है कि हम अपनी फ़ोटो कॉपीज़ एचईसी या आईपीसीसी से अटेस्ट करवा के हम उनको फिज़िकली सेंड करते हैं, जिससे उनको वेरीफाई करने में आसानी होती है। तो इस वजह से आपने 2 फ़ोटो कॉपीज़ साथ लाजमी करवानी है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते वक्त आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र कर रही हो, क्योंकि फ़िनलैंड में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 50% तक अर्ली बर्ड ऑफ़र करती हैं। तो आपने ख़ासकर बैचलर्स की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अर्ली बर्ड ऑफ़र करती हैं, बट वो 1000 से 1500 यूरोस तक अर्ली बर्ड ऑफ़र करती हैं। आपने वो यूनिवर्सिटीज़ कभी भी नहीं चूज़ करनी। क्यों? क्योंकि जॉइंट एप्लीकेशन में आपके पास 6 ऑप्शंस होती हैं, आप 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने बेहतरीन रिसर्च करनी है, आपने यूनिवर्सिटीज़ वो चूज़ करनी है जो आपको मैक्सिमम भी 40 to 50% अर्ली बर्ड ऑफ़र कर रहे हों। सेम मास्टर्स वालों के लिए भी यही है। यही सजेशन है कि आपने जब रिसर्च करनी है, आपने अल्लाह ना करे आपको फिनलैंड गवर्नमेंट वाली नहीं मिलती, आपको उनकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन हो जिसमें आपके पास अर्ली बर्ड हो, आप उसको अवेल करें और आपकी फ़ीस कम आए। आपने रिसर्च करते वक्त ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि अर्ली बर्ड हो, लाजमी हो। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की बात कर ली मैंने, स्कॉलरशिप्स का बता दिया। अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि बैंक स्टेटमेंट कितने रिक्वायर्ड है। अब जो बैंक स्टेटमेंट है हमारी, वो सिंगल एप्लीकेंट की 6720 कुछ यूरो है। अब मैं इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में बता देता हूँ, और जो इंडिया से और जिनको भी मेरी बात समझ आ रही है वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी करेंसी के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लें। पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 20 लाख कुछ हज़ार बनती है, बट मैं ये कहता हूँ कि आप 21 लाख रखवा लें। ठीक है। अब स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। चूँकि बैंक स्टेटमेंट की बात चल रही है, तो फिनलैंड ने आपको एक आज़ादी दी हुई है कि आपका स्पॉन्सर आपका ब्लड रिलेटिव होना ज़रूरी नहीं है। सबसे बेहतरीन और अच्छी बात ये है कि आपका कोई भी स्पॉन्सर हो सकता है, आपको कोई भी बंदा स्पॉन्सर कर सकते हो, वो आपका फैमिली फ्रेंड हो, वो आपके अब्बू का फ्रेंड हो, या कोई भी हो। बट इसमें लिमिटेशंस ये हैं कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लीगल होनी चाहिए। आपके पास एक एक रुपये का मनी ट्रायल होना चाहिए कि पैसा अगर हमारे पास आया तो कहाँ से आया। अब इसमें भी मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरी स्पॉन्सर मेरी वालदा थी, वो पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। तो अब चूँकि वो गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो अपनी टैक्स फाइल करती हैं, उनके पास NTN नंबर हैं जो कि ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अब मैंने उनकी पे स्लिप्स लगाई जिससे ये शो होता है कि भाई इनकी इतनी सैलरी आ रही है, इस वजह से ये अपने बेटे को स्पॉन्सर कर रही हैं। उसके बाद मैंने उनके टैक्स रिटर्न्स लगाए 2023 के, मैंने उनकी NTN नंबर लगाया, मैंने उनका ATL लगाया जो कि एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट होती है। ठीक है, वो एक सिंपल सा पेज होता है। उसके बाद मैंने उनका अपॉइंटमेंट लेटर लगाया कि इनको कब जॉब ऑफ़र हुई है। तो मतलब मैंने कंप्लीट अपना फ़ाइल बना के उनको दी, इसमें शो हो रहा है कि भाई इनके पास एक एक रुपये लीगल है, एक एक रुपये इनके पास कहाँ से आए हैं। तो इस तरह से आपने अपना केस तैयार करना है। खैर आगे जाके मैं वीज़ा फ़ाइल की भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, बट ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपका स्पॉन्सर का भी हो गया। अब आ जाते हैं फैमिली वालों के ऊपर। तो फैमिली वालों, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एडमिशन हुआ है फिनलैंड में, मेरी एक वाइफ है, उसके बाद मेरे बच्चे हैं। तो फिनलैंड हमें ये चीज़ ऑफर करता है कि भाई आपका एडमिशन हो गया है, आप अपनी फैमिली को उठाओ और यहाँ से फिनलैंड मूव कर जाओ ईजीली। कोई रोला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अब मेरी बैंक स्टेटमेंट है 21 लाख, अब मेरी अगर वाइफ है तो वो हो जाएगी डबल, वो बन जाएगी 45 लाख। मेरा अगर एक बच्चा है तो वो हो जाएगी ट्रिपल। मतलब जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से बैंक स्टेटमेंट बढ़ती जाएगी। बट जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं वो लीगल लगाने हैं, जो मनी ट्रायल शो करनी है आपने, वो एक एक चीज़ लीगल होनी चाहिए। वो प्रूफ देता हो कि भाई इनके पास पैसा लीगल है तो आपका वीज़ा 100% है। फिनलैंड वीज़ा नहीं रोकता। आप बेशक गूगल के ऊपर सर्च कर लें, पिछले जितने मर्जी सालों का आप इनके रेशो उठा के देख लें, ये वीज़ा रिजेक्ट नहीं करते। बट शर्त ये है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें लीगल तरीके से। अब आ जाते हैं फैमिली बेनिफिट्स के ऊपर। फैमिली बेनिफिट्स जो है ना फिनलैंड में बहुत सारे हैं। अब फर्स्ट करें, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है, लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्शन है वर्क की 30 आवर्स की। मैं 30 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। बट जो मेरी बीवी साहब हैं वो कहती है मैंने काम करना है, तो फिनलैंड कहता है भाई तो खुला काम कर, तुझे कोई मसला नहीं है, तुझसे कोई नहीं पूछेगा तूने कितने घंटे काम किया। सबसे पहली और अच्छी बात। दूसरी बात, मेरी बीवी साहबा कहती हैं जी मैंने पढ़ना है, ठीक है, मेरा स्टडी का दिल है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं उसको कहता हूँ ठीक है पढ़। फिनलैंड आगे से उसको क्या कहता है कि भाई तूने पढ़ना है, तू पढ़, यशी कर, तेरी फीस ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है। मतलब
हमने तो सारा मोटिवेशन लेटर लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है और फिर देखना है हमारी फीस आती है नहीं आती। रिक्वायरमेंट्स इनके लिए भी सेम है, इन्होंने भी आइल्स देना है, इन्होंने भी पीटी देना है, सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करनी है। बट एट द एंड हमें ये टेंशन होनी है कि हमारी फीस आ जाती है तो हमने बजट कहाँ से अरेंज करना है, हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगती तो किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी। बीवी साहब हैं, इन्होंने पढ़ना है, फीस ही नहीं है, यशी करो, पढ़ो, जितना दिल करता है उतना पढ़ो। उसके बाद बात आ जाती है बच्चों के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनका भी मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं सिंगल एप्लीकेंट हूँ। ये ना समझ लेना कि मैं बीवी साहिबा लगा हूँ तो मेरी शादी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट का फिनलैंड का बहुत सारा इशू चल रहा है। पिछले साल हमारे टाइम में 2 महीने, पूरे 2 महीने अपॉइंटमेंट बंद रही थी। तो अब मैं इसका भी आपको बताता हूँ, सारा मैं टोटल प्रोसेस आपके सामने रखता हूँ कि चीज़ें किस तरह से वर्क करेंगी, कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड सेपरेट एप्लीकेशन। लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस वजह से मैं सबसे पहले आपकी ये कन्फ्यूजन ही दूर कर देता हूँ। जो जॉइंट एप्लीकेशन है ना, वो समझ लें कि आपका एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है। उस एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप 6 अलग-अलग डिग्रीज़ में या 6 अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप हर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम चूज़ करो, या आप एक यूनिवर्सिटी में 2 प्रोग्राम चूज़ करो, या एक यूनिवर्सिटी में आप 3 प्रोग्राम चूज़ करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन क्या होती है? अब जो टेम्पल यूनिवर्सिटी है ना, ये जॉइंट एप्लीकेशन में एडमिशन ही ऑफर करती है। ये कहती है कि अगर आपने टेम्पल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है, वो कहती है कि भाई अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सेपरेट में आपने सेपरेटली हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म अलग-अलग फिल करना है, जो कि आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है, टेम्पल यूनिवर्सिटी है, ऑल्टो यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली वो जॉइंट एप्लीकेशन में एडमिशन ऑफर करती है। तो उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सेपरेट में आपने हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग फिल करना है। कन्फ्यूजन दूर। अब आ जाती है बात अपॉइंटमेंट का जो इशू चल रहा है मैं उसका आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपका एडमिशन ऑफर होता है ना, अब ये टाइमलाइन किस तरह से है, दिसंबर एंड से एडमिशन ओपन हो जाएंगे। आपने दिसंबर एंड से लेकर जनवरी 11 या 12 तक एडमिशन ओपन रहते हैं, आपने तब अप्लाई कर देना। उसके बाद रिजल्ट्स इनके अनाउंस होते हैं अप्रैल में। अब अप्रैल में रिजल्ट्स अनाउंस हो गए तो आपने एज सून एज पॉसिबल देखना है जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल एडमिशन है, बेस्ट पॉसिबल ऑफर है, आपने उसको एक्सेप्ट करके, अगर आपकी फ़ीस है आपने फ़ीस पे करनी है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपने फ़ौरन ही अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना। अब मेरा जो रिज़ल्ट था वो 4 अप्रैल को अनाउंस हुआ था और मैंने आई थिंक 10 या 11 अप्रैल को अपॉइंटमेंट बुक की थी और मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी 6 जून की, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने माइंड में रखना है, ख़ासकर फैमिली का जो केस है ना, उसमें जो मेन एप्लीकेंट है उसका पॉजिटिव डिसीजन आता है तकरीबन 4 से 5 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में आपका पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि भाई अब मैं फिनलैंड जा रहा हूँ। बट उनकी जो स्पाउस हैं या उनके जो बच्चे हैं उनका डिसीजन कम से भी कम, उनका डिसीजन 2 महीने के अंदर आता है। तो आपने इस वजह से एज सून एज पॉसिबल जब आपको ऑफ़र आ गई आपने उसको एक्सेप्ट करके अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना। वो इस वजह से कि पिछले साल ये हो रहा था कि जो फैमिली वाले हैं और जो मेन एप्लीकेंट हैं वो एक ही कैटेगरी में, स्टडी की कैटेगरी में अप्लाई करते थे, एक ही दिन जाके इंटरव्यू देते थे और वापस आ जाते थे। फिनलैंड ने अब फैमिली को, मतलब जो मेन एप्लीकेंट है उसकी कैटेगरी स्टडी ही है, बट जो उसका स्पाउस और बच्चे हैं उनकी कैटेगरी पूरी उठा के अलग कर दी है, ठीक है। अब इससे ये भी हो सकता है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट एक साथ ना मिले, इस वजह से आपने एज सून एज पॉसिबल अपॉइंटमेंट बुक करनी है ताकि स्लॉट्स अवेलेबल हों और आपको 1 या 2 दिन के डिफरेंस में, हो सकता है अगर आप जल्दी बुक कर लें तो आपको 1 दिन में भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, आप इकट्ठे जा सकते हैं सारे। इस वजह से आपने एज सून एज पॉसिबल अपॉइंटमेंट बुक करके, फ़र्ज़ करें कि अब आप अप्रैल में रिज़ल्ट आ गया, आपने अप्रैल में ही जून की अपॉइंटमेंट बुक कर ली या मई की अपॉइंटमेंट बुक कर ली, तो जो मेन एप्लीकेंट है उसका तो रिज़ल्ट आ जाना है तकरीबन हफ्ता आप लगा लें, ठीक है। बट जो फैमिली है उनका आना मिनिमम 2 महीने में। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने जून में भी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है, ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट आता है 2 महीने बाद अगस्त में, तो कम से कम आप अपनी क्लासेस से पहले पूरी फैमिली यहाँ से मूव कर सकते हो, क्योंकि क्लासेस जो है 15 अगस्त के बाद से मोस्टली शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने एज सून एज पॉसिबल अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करके आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दी ना, उससे क्या होगा कि आप लोग इकट्ठे जा सकते हैं,
आपको अपॉइंटमेंट इकट्ठी मिल सकती है। आप लोगों का जो डिसीजन है 2 महीने का टाइम पीरियड इंक्लूड करके भी आपकी क्लासेस से पहले तक आ सकता है, ताकि आप पूरी की पूरी फैमिली यहाँ से इकट्ठे मूव करें। क्योंकि अक्सर होती हैं फैमिलीज़ जिनका न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो माँ अपने बेटे को छोड़ के नहीं जा सकती हैं, बेटी को छोड़ के नहीं जा सकती, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। इस वजह से ये है कि आपने जल्दी अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है ताकि आप इकट्ठे यहाँ से फिनलैंड आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, बट उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया होगा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियोज़ आती जाएंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और बेस्ट ऑफ लक। घर से निकला था जुम्मे के लिए, तो मुझे याद है कि मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, जो कि मोफा की अटेस्टेशन है। तो जो बंदा सिंगल एप्लीकेंट है ना, वो चाहे बैचलर्स के लिए आ रहा हो चाहे मास्टर्स के लिए आ रहा हो, उसने कोई भी डॉक्यूमेंट मोफा से अटेस्ट नहीं करवाना। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट मोफा से अटेस्ट नहीं करवाना, और ख़ुद से करवा के जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई परेशानी ना खड़ी करें। उसके अलावा जो बंदे विद फैमिली मूव करना चाह रहे हैं, उन्होंने मोफा से सिर्फ़ और सिर्फ अपना FRC जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, और MRC जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करवाने हैं। इसके अलावा कोई आपने स्पॉन्सरशिप लेटर, कोई आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कुछ भी मोफा से टेस्ट नहीं करवाना। तो ये चीज़ मिस थी, मैंने अब पूरी कर दी है।